करें स्टार्ट। लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था? इरिगेशन शेड्यूलिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं। व्हेन टू अप्लाई, हाउ टू अप्लाई एंड हाउ मच टू अप्लाई। ये तीनों प्रिंसिपल पर कौन काम करता है? इरिगेशन शेड्यूलिंग काम करती है। ठीक, इसके अंदर सबसे फर्स्ट हमने बात किया था व्हेन टू अप्लाई के अंदर। व्हेन टू अप्लाई के अंदर हम तीन अप्रोच के बारे में बात कर रहे थे। सबसे पहले जो है कौन सी थी? सॉइल मॉइस्चर अप्रोच, सेकंड था प्लांट अप्रोच और थर्ड था क्लाइमेटोलॉजिकल अप्रोच। सॉइल मॉइस्चर अप्रोच के अंदर हमने देखा कि कुछ क्रॉप्स होती है जिनके अंदर परसेंट अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर डिप्लीशन अगर 25% हो जाता है तो हम क्या करते हैं? इरिगेशन देते हैं। वो क्रॉप कौन कौन सी है? वीट एंड मैच। ठीक है, और कुछ क्रॉप प्लांट्स ऐसे हैं जिनके अंदर अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर में डिप्लीशन जब 50% होता है तब हम क्या करते हैं? इरिगेशन अप्लाई करते हैं। कौन कौन सी क्रॉप्स हैं वो? सोरगम, परमलेट, फिंगर मिलेट और कॉटन। ठीक है, फिंगर मिलेट का साइंटिफिक नेम क्या है? इलुसिना कारकोना, जिसे हम क्या बोलते हैं? रागी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रागी। ठीक है, क्वीन ऑफ मिलेट्स या कहें या फिर लेडी मिलेट या मिलेट्स लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? लहारी बाई को जाना जाता है, जो कि छत्तीसगढ़ से संबंध रखते हैं। ठीक है, सेकंड अप्रोच जो हमने बात किया था या इसी के अंदर जो है हमने दो न्यूमेरिकल के बारे में बात किया था, ग्रेविमेट्रिक बेसिस पे और एक वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे। ग्रेविमेट्रिक बेसिस पे वाटर कंटेंट कैसे निकालते हैं? मॉइस्ट सॉइल का वेट माइनस ड्राई सॉइल का वेट डिवाइडेड बाई ओवन ड्राई सॉइल इनटू 100। क्लियर है? या फिर मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई ओवन ड्राई वेट ऑफ सॉइल इनटू 100। ये किसके बेसिस पे है? ग्रेविमेट्रिक। अगर बल्क डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो किस में निकल जाएगा? वॉल्यूमेट्रिक। या इन दोनों फॉर्मूला में डेप्थ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो किस बेसिस पे निकल जाएगा? डेप्थ बेसिस पे। इसके बाद हमने बात किया था प्लांट अप्रोच के बारे में। ठीक है, प्लांट अप्रोच के अंदर हमने सबसे पहले किसके बारे में बात किया था? क्रिटिकल स्टेजेस। क्रिटिकल स्टेज क्या होता है कि किसी भी क्रॉप की ऐसी ग्रोथ स्टेज जिसके प्रति वो वाटर के प्रति क्या हो? सेंसिटिव हो, उसे हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल स्टेज कहा जाता है। जैसे कि जितनी भी सीरियल्स प्लांट्स हैं उन सीरियल क्रॉप्स के अंदर पैनिकल इनिशिएशन से लेकर फ्लावरिंग स्टेज जो है वो क्या होती है? आपकी क्रिटिकल होती है। लेकिन हम पल्सेस की बात करते हैं या लेग्यूम्स की बात करते हैं तो फ्लावरिंग से लेकर पोर डेवलपमेंट तक की जो स्टेजेस होती है वो वाटर के प्रति क्या होती है? सेंसिटिव होती है। क्लियर है? इसके बाद हमने वीट के अंदर क्रिटिकल स्टेजेस के बारे में बात किया था। तो क्रिटिकल स्टेजेस वैसे तो जनरली देखा जाता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ इरिगेशन वाटर हमारे पास कितना है उसके बेसिस पे हम डिटरमाइन करते हैं। लेकिन ग्रोथ स्टेजेस की जब वीट के अंदर बात करते हैं तो कितनी है? 6 ग्रोथ स्टेजेस होती है, जिसके अंदर सबसे फर्स्ट CRI होती है, फिर आपके टिलरिंग आता है, फिर जॉइंटिंग आता है, फिर फ्लावरिंग, मिल्किंग और डव स्टेज आता है। और सबके अंदर जो है 20-20 दिन का क्या होता है? डिफरेंस होता है। ये किसने बताया था? RBL भारद्वाज ने। कहा गया है कि वीट के अंदर जो मोस्ट सेंसिटिव स्टेज है वाटर के प्रति वो कौन सी है? CRI से, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्राउन रूट इनिशिएशन। क्राउन क्या होता है? सीड के ऊपर का और सोइल के नीचे वाला जो पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं? क्राउन कहा जाता है। और वहां से जो रूट्स एराइज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? क्राउन रूट इनिशिएशन कहा जाता है। बेस या प्रॉप रूट्स का संबंध जो है किस क्रॉप प्लांट से है? बेस या प्रॉप रूट्स जो है वो कौन कौन से क्रॉप प्लांट्स में पाई जाती है? सोरगम में, परमलेट में, शुगर केन के अंदर और मेज के अंदर। किसके अंदर? मेज के अंदर। इसके मेन फंक्शन की अगर हम बात करते हैं बेस या प्रॉप रूट्स का मेन फंक्शन तो वो क्या है? फोटोसिंथेसिस भी करती है और मैकेनिकल सपोर्ट भी देने का काम करती है। यहां तक क्लियर हुआ? इसके बाद में हमने बात किया था प्लांट अप्रोच के अंदर ही क्या पढ़ा था इसमें? चलिए, स्ट्रेस डिग्री डे के बारे में हमने बात किया होगा। ठीक है, इंफ्रारेड थर्मोमीटर के बारे में हमने बात की। किसमें? किसी में, वो भी एडवेंटेटियस रूट होती है। देखो, एडवेंटेटियस रूट जो है वो किसे बोलते हैं? ऐसी रूट्स जो कि एयर में एराइज हो। जनरली हम रूट्स किसको बोलते हैं? कि जो सोइल के नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रूट कहा जाता है। सोइल के ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? शूट कहा जाता है। लेकिन कुछ रूट्स जो हैं वो सोइल के ऊपर आ जाती है। ठीक है, तो ऐसी रूट्स को हम क्या बोलते हैं? एडवेंटेटियस रूट्स। यानी जो भी एयर में रूट्स होगी उसको हम क्या बोलेंगे? एडवेंटेटियस रूट्स। तो पीपल हो गया या बरगद, जो भी आप बोल रहे हो, उसके बरगद, पीपल में नहीं होती, बरगद के अंदर होती है। तो उसके अंदर जो रूट्स जो निकलती है वो कौन सी होती है? पीपल में नहीं होती है, बरगद के अंदर होती है। यहां तक समझ में आया? ठीक है, इसके बाद हमने सेकंड अप्रोच स्टार्ट किया था, क्लाइमेटोलॉजिकल अप्रोच। क्लाइमेटोलॉजिकल अप्रोच की अगर हम एक और बात करें, क्लाइमेटोलॉजिकल अप्रोच। क्लाइमेटोलॉजिकल अप्रोच के अंदर हमने कल क्या पढ़ा था? IWCP रेशियो। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा।
CP रेशो। इस तरीके का एक फॉर्मूला है जिसके माध्यम से हम ये तय करते हैं, ये डिटरमाइन करते हैं कि हमें इरिगेशन कब देना है, यानी व्हेन टू इरिगेशन के अंदर ये आता है। ये चीज क्लियर है। क्लाइमेटोलॉजिकल अप्रोच क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एक क्लाइमेटिक पैरामीटर का यूज कर रहे हैं, किसको डिसाइड करने के लिए, किसको डिटरमाइन करने के लिए हमें इरिगेशन कब देना है। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है किस साइंटिस्ट ने दिया था? परियार एटोल ने। कब दिया था? 1974 के अंदर। इसे किस नाम से जाना जाता है? सॉइल मॉइस्चर इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर IW जो होता है, उस IW का मतलब क्या है? इरिगेशन वाटर, कि हम कितनी डेप्थ का इरिगेशन वाटर दे रहे हैं। तो यहां क्या लिख दिया? इरिगेशन वाटर। CPE का मतलब क्या होता है? क्यूमुलेटिव पेन इयोपोरेशन। यहां तक समझ में आया क्या? यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है इयोपोरेशन। इयोपोरेशन का मतलब क्या होता है कि सोइल सरफेस से वाटर का जो लॉस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इयोपोरेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इयोपोरेशन कहा जाता है। मान लीजिए हमारी ये सोइल है, यहां से आज तारीख मान लीजिए कि जैसे 2 तारीख थी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 तारीख को जो इयोपोरेशन लॉसेस हुए सेंटीमीटर में बता रहा हूं, 5 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का, 4 का, 5 का। तो जाहिर सी बात, इन सबको जब हम ऐड कर देंगे इन लॉसेस को, तो क्या बन जाएगा? क्यूमुलेटिव पेन इयोपोरेशन बन जाएगा। एक दिन में हुआ तो एक दिन का, और जितने भी दिन हमें दे रखे होंगे उनको अगर हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? क्यूमुलेटिव का मतलब होता है इकट्ठा। यहां तक क्लियर हुआ? इसके बाद में रेशियो वैल्यू आपको दी जाएगी। यहां से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई रेशियो वैल्यू इतनी है, CPE वैल्यू इतनी है, तो इरिगेशन वाटर डेप्थ कितनी होगी, या इरिगेशन वाटर डेप्थ दे दिया जाएगा, CPE की वैल्यू दे दी जाएगी और आपसे क्या पूछेगा? रेशियो वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो आप यहाँ पर इजीली कैलकुलेट कर सकते हो सकता है यहाँ पर कंफ्यूजन क्या देगा कि मान लीजिए CM सेंटीमीटर में दे रखा हो क्वेश्चन में, लेकिन आंसर जो है आपसे किस में पूछा जाए? मिलीमीटर में पूछा जाए। तो कन्वर्जन फैक्टर का थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद में कुछ क्रॉप प्लांट्स का आपको रेशो याद रखना है। जैसे कि हम कुछ क्रॉप्स की बात करते हैं और यहाँ पर रेशो की बात करते हैं। ठीक है, राइस और पोटैटो का, राइस एंड पोटैटो का IWCP रेशो कितना होता है? 1.0 होता है, 1.2 होता है, सॉरी, कितना होता है? 1.2। बरसिम का कितना होता है? 1.0 होता है। ठीक है, वीट, मेज और सनफ्लावर तीनों एक साथ है। वीट, मेज और सनफ्लावर, ठीक है, कितना होता है? 0.9 होता है। कितना होता है? 0.9। इसके बाद में आता है आपका सोरगम एंड पल्मलेट, इसका कितना होता है? 0.8। इसके बाद में कॉटन आएगा, कॉटन का जो है 0.75 होता है। कितना होता है? 0.75। इसके बाद में रैपसीड एंड मस्टर्ड की अगर हम बात करते हैं तो इसका कितना होता है? 0.7। ग्राउंडनट की बात की जाए या जितनी भी पल्सेज हैं, ठीक है, या जितनी भी लेग्यूम्स हैं, उन लेग्यूम्स का कितना होता है? 0.6 होता है। लास्ट में आपका बचता है सेफ फ्लावर। ठीक है, सेफ फ्लावर का कितना होता है? 0.4। सेफ फ्लावर को और किस नाम से जाना जाता है? एकमात्र थॉर्नी ऑयल सीड क्रॉप है। क्या है? थॉर्नी ऑयल सीड क्रॉप। थॉर्नी का मतलब ऐसी ऑयल सीड क्रॉप जिसके अंदर कांटे प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? कांटे पाए जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी ऑयल सीड क्रॉप के अंदर जो है कांटे होते हैं, तो किस में होते हैं? सेफ फ्लावर, जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्थेमस टिंक्टोरियस कहा जाता है। क्या नाम है इसका? कार्थेमस टिंक्टोरियस। इसी की तरह एक और होती है सनफ्लावर, जिसको हम बोलते हैं हेलियंथस एनस। जब भी हम पढ़ेंगे बाद में याद रखना है। कार्थेमस टिंक्टोरियस किसका नाम है? आपका सेफ फ्लावर का। सबसे अच्छा तेल अगर हम बात करें एडिबल ऑयल किसी का होता है तो किसका होता है? सेफ फ्लावर का होता है, क्योंकि इसके अंदर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। क्वेश्चन याद रखना है, थॉर्नी ऑयल सीड क्रॉप कौन सी है? सेफ फ्लावर है। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? ये IWCP रेशो की वैल्यू है। लेकिन इस IWCP रेशो का मतलब क्या है, या इससे हम क्या समझते हैं? एक मैं आपको एग्जाम्पल वापस बता रहा हूं। मान लीजिए 1 हेक्टेयर फील्ड है, ठीक है, ये A फील्ड हो गया। एक फील्ड है आपका, ये इसका भी एरिया कितना है? 1 हेक्टेयर है। ये हो गया आपका B फील्ड। यहां पर हम एक क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, राइस मान लीजिए, ठीक है। राइस का IWCP रेशो की वैल्यू कितनी होती है? रेशो की वैल्यू कितनी होती है? 1.0 होती है। मान लीजिए B क्रॉप हमने कोई नई क्रॉप लगाई है जिसका IWCP रेशो कितना है?
0.5 है। कितना है? 0.5 है। यहाँ तक समझ में आया? अब मान लीजिए कि इन दोनों के अंदर जो है मैं इरिगेशन डेप्थ जो दे रहा हूँ, यानी इरिगेशन जो वाटर दे रहा हूँ, वो कितनी सेंटीमीटर का दे रहा हूँ? 5 सेंटीमीटर का। इधर भी कितने सेंटीमीटर का दिया? 5 सेंटीमीटर का दिया। ये चीज़ क्लियर है? अब जब हम रेशो को देखते हैं या फिर फॉर्मूला देखते हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है? रेशो बराबर IW डिवाइडेड बाई CPE। ठीक है, यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू मिल गई? रेशो की वैल्यू मिल गई। ये क्या है? हमारा IW है, यानी इरिगेशन वाटर डेप्थ है। कितना है? 5 सेंटीमीटर। रेशो की वैल्यू कितनी है? 1.0। ठीक है, IW की वैल्यू कितनी है? 5 सेंटीमीटर। नीचे क्या आ जाएगा आपका? CPE आ जाएगा। इस CPE को हम यहाँ पर ला सकते हैं क्या? और इसको यहाँ ले जा सकते हैं क्या? तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? CPE बराबर जो है 5 डिवाइडेड बाई 1 सेंटीमीटर। ये चीज़ क्लियर है? बराबर में कितना जाएगा आपका? 5 सेंटीमीटर। किसकी वैल्यू आई? CPE की। यहाँ तक समझ में आया? इधर अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पर भी क्या है? रेशो बराबर क्या होता है? IW डिवाइडेड बाई CPE होता है। इस CPE को यहाँ पर लेके जा सकते हैं, तो CPE बराबर IW डिवाइडेड बाई रेशो। IW यहाँ पर कितना है? 5 सेंटीमीटर है। रेशो वैल्यू कितनी है? 0.5 है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 5 डिवाइडेड 5 इंटू 10 सेंटीमीटर। 5 से 5 क्रॉस हो जाएगा, कितना बचेगा? 10 सेंटीमीटर बचेगा। कितना बचेगा? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर यहाँ पर क्या आया? CPE आया। CPE का मतलब क्या होता है? क्यूमुलेटिव पेन इवैपोरेशन होता है। यहाँ तक समझ में आया? मान लीजिए मैं एक घड़ी बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर कितना होता है? 12, 1 2 ठीक है 12। ठीक, हम स्टार्ट कर रहे हैं कि सुई जो है कहाँ से स्टार्ट करती है? यहाँ से। पहले 1 बजेगी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरीके से क्लॉकवाइज चलते हैं तो होता है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि 5 बजे, 5 पहले बजेगी या 10 पहले बजेगी? 5 पहले बजेगी। ये चीज़ समझ में? मान लीजिए जैसे कि मैं कहूँ कि फील्ड है, तो इस फील्ड के अंदर से पहले 1 सेंटीमीटर वाटर इवैपोरेट होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा और फिर 5 होगा। जैसे ही 5 सेंटीमीटर वाटर अगर इवैपोरेट हो जाता है, इसका मतलब क्या हो गया? क्यूमुलेटिव पेन इवैपोरेशन हो चुका है। तो CPE यहाँ पर कितना है? 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पर CPE कितना है? 10 सेंटीमीटर। इस वाटर को इवैपोरेट होने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा ड्यूरेशन लगेगा, और 5 सेंटीमीटर को इवैपोरेट होने के लिए कम ड्यूरेशन लगेगा। ये चीज़ समझ में? यानी इस 5 सेंटीमीटर को अगर इवैपोरेट होना है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा। ये चीज़ क्लियर है? और इस वाटर को इवैपोरेट होने के लिए टाइम क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। ये चीज़ क्लियर है? जब फील्ड के अंदर से वाटर को इवैपोरेट होने के लिए टाइम अगर ज़्यादा लग रहा है, क्या ज़्यादा लग रहा है? टाइम अगर ज़्यादा लग रहा है, तो आप एक इरिगेशन के बाद में जब दूसरा इरिगेशन करोगे तो इसके बीच में गैप भी क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। ये चीज़ क्लियर है? यहाँ पर जो है टाइम क्या लग रहा है? कम लग रहा है इवैपोरेट होने में। तो जो 2 इरिगेशन के बीच में जो आप गैप रहेगा वो क्या रहेगा? कम रहेगा। ये चीज़ समझ में आई क्या? गैप किसके बीच में कम है? जिसका रेशो वैल्यू क्या थी? ज़्यादा थी। किसकी वैल्यू ज़्यादा थी? रेशो वैल्यू अगर ज़्यादा है तो इरिगेशन इंटरवल, 2 इरिगेशन के बीच का जो पीरियड है उसे हम क्या बोलते हैं? इरिगेशन इंटरवल। वो क्या है? यहाँ पर कम है। जिसकी रेशो वैल्यू क्या थी? कम थी, उसके लिए गैप क्या है? ज़्यादा है। यानी इरिगेशन इंटरवल क्या है? ज़्यादा है। ये चीज़ समझ में आया क्या? जिसकी रेशो वैल्यू ज़्यादा है उसके अंदर इरिगेशन इंटरवल क्या होता है? कम होता है। ये यहाँ पर कहने का मतलब है। तो यहाँ पर हम एक वर्ड लिख सकते हैं, बिल्कुल, यहाँ पर हम एक वर्ड लिख सकते हैं कि रेशो वैल्यू जो है लोअर होता है किसके? इरिगेशन इंटरवल। ठीक है, इनवर्स होता है इंटरवल। यदि मान लीजिए रेशो वैल्यू ज़्यादा है तो इरिगेशन इंटरवल क्या रहेगा? कम रहेगा। इरिगेशन इंटरवल ज़्यादा है तो रेशो वैल्यू क्या रहेगी? कम रहेगी। इसके बाद में 2 पॉइंट हम और लिख सकते हैं। इरिगेशन इंटरवल। इरिगेशन इंटरवल का मतलब क्या है? टाइम गैप बिटवीन 2 इरिगेशन। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? इरिगेशन इंटरवल कहा जाता है। जबकि एक होता है इरिगेशन पीरियड। इरिगेशन पीरियड, इरिगेशन पीरियड का मतलब क्या है? टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोवाइडिंग irrigation
वन इरिगेशन, वन इरिगेशन। एक इरिगेशन देने के लिए जितना समय लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, इरिगेशन पीरियड। इरिगेशन इंटरवल का मतलब क्या है, दो इरिगेशन के बीच में जो गैप आता है, जो टाइम ड्यूरेशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इरिगेशन इंटरवल। यहां पर एक चीज आपको समझने की आवश्यकता है, जैसे मान लीजिए कि मैंने फर्स्ट इरिगेशन जो दिया है वो मान लीजिए 2 जनवरी को दिया है। कब दिया है, 2 जनवरी को। मैं नेक्स्ट जो इरिगेशन दूंगा, मान लीजिए सेकेंड इरिगेशन जो हम देंगे वो 22 जनवरी को देंगे। तो इरिगेशन इंटरवल कितना हुआ, कितने दिन का हुआ, 2 जनवरी को दिया फिर 22 जनवरी को दे रहे हैं तो कितना हुआ, 20 दिन का हुआ। मतलब फर्स्ट इरिगेशन जब आपने दिया है और सेकंड इरिगेशन जब आप दूसरा दे रहे हो तो उसके बीच में कितना ड्यूरेशन आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, इरिगेशन इंटरवल का। इरिगेशन पीरियड का मतलब क्या है, एक इरिगेशन देने में जो समय लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, इरिगेशन पीरियड। कल की क्लास के अंदर शायद हमने ऐसा लिखा था कि हायर द रेशो मोर विल बी द स्ट्रेस, ये वर्ड लिखा था, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई हम करेंगे, हायर द रेशो लो स्ट्रेस। ऐसा क्यों है, इसके पीछे रीजन ये है कि हायर द रेशो, अगर रेशो ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है आपका क्यूमुलेटिव पेन इवैपोरेशन होने में जो है टाइम क्या लग रहा है, कम लग रहा है। सॉरी एक सेकेंड। हायर द रेशो लोअर स्ट्रेस, हायर द रेशो लोअर स्ट्रेस इसलिए होता है कि मान लीजिए जैसे कि एक चीज हम समझें एक एग्जांपल से, कि जैसे राइस की हम बात करते हैं, राइस के लिए IWCP रेशो कितना है, 1 है, ठीक है। और सेफ फ्लावर की अगर हम बात करते हैं, सेफ फ्लावर के लिए कितना है, 0.5 है, या मान लीजिए 0.4 है, 0.4 है। इरिगेशन इंटरवल इसके अंदर क्या है, ज्यादा लग रहा है, इसके अंदर इरिगेशन इंटरवल क्या है, कम लग रहा है। जिसके अंदर इरिगेशन इंटरवल कम है तो जाहिर सी बात है फील्ड के अंदर तो मॉइस्चर स्ट्रेस कंडीशन डेवलप होगी नहीं, उसके पहले हम क्या कर रहे हैं, वापस इरिगेशन दे रहे हैं। इस वजह से जिसका रेशो क्या होता है, ज्यादा होता है, उसके अंदर स्ट्रेस क्या होता है, कम होता है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। हायर द रेशो लो स्ट्रेस, ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा और कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आपको कंफ्यूजन करने के लिए यूनिट चेंज की जा सकती है, सेंटीमीटर में आपको दे दिया जाएगा इरिगेशन वाटर। जैसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि IW जो वैल्यू है वो 10 या फिर मान लीजिए 100 mm है, ठीक है, और रेशो वैल्यू जो है वो 1.0 है, तो आपको CPE वैल्यू कैलकुलेट करना है सेंटीमीटर में। कैसे कैलकुलेट करोगे इस क्वेश्चन को, बताओ। अगर आपको ये तीनों यूनिट दे रखा हो, तीनों वैल्यू दे रखा हो, तो आपको IWCP रेशो के अंदर जो है CPE वैल्यू कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है, बताओ कैसे आ रहा है। 10 क्या आ रहा है, सेंटीमीटर आ रहा है या मिलीमीटर आ रहा है। देखो आपसे किस में पूछा गया है, सेंटीमीटर में। सबसे पहले तो आप फॉर्मूला लिखो, रेशो बराबर क्या होता है, IW डिवाइडेड बाई CPE, ठीक है। अब IW जो है यहाँ पर किस में दे रखा है, 100 mm दे रखा है। हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 10 mm हो रहा है। 100 mm को हम कितना लिख सकते हैं, 10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। रेशो क्या दे रखा है हमें, 1 दे रखा है, तो 1 इधर लिख दिया। IW हमें कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर, CPE नीचे लिख दिया। CPE को इधर लेके जाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, CPE बराबर 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1, वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 10 सेंटीमीटर। बस इतना सा कंफ्यूजन कर देगा, इसके अलावा और कोई ज़्यादा कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, किस नाम से जाना जाता है और किसने इसकी डिस्कवरी किया, ठीक है। CPE क्या इंडिकेट करता है, IW का मतलब कितना होता है, बस ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक, एक बार आप इसको लिखिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये लिख लीजिए, थोड़ा जल्दी लिखना है ना। राइस पोटैटो का 1.2 है, बरसीम का 1.0 है, व्हीट में सनफ्लावर का 0.9 है, सोरगम एंड परमलेट का 0.8 है, कॉटन का 0.75 है, RM मतलब रैप्सिड एंड मस्टर्ड का 0.7 है, ग्राउंडनट और लेग्यूम्स या पल्सेस का जो है कितना है 0.6 है, सेफ फ्लावर का कितना है 0.4 है, और सेफ फ्लावर क्या है, एकमात्र आपकी थोर्नी ऑयल सीड क्रॉप है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, जिसका नाम है कार्थेमस टिंक्टोरियस। कार्थेमस टिंक्टोरियस,
Carthamus tinctorius. क्रॉप्स एंड रेशो लिख लेना। बरसीम को जो है किसकी रानी कहा जाता है, क्वीन किसके कहा जाता है, फोडर क्रॉप्स की क्वीन कहा जाता है। बरसीम का साइंटिफिक नेम क्या है, ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रियम, ठीक है। और रिस्का का मेडिकागो सेटाइवा। चलो बढ़िया। किसके अंदर जो है हेलियोट्रोपिज्म मोमेंट पाया जाता है, कौन सी ऐसा क्रॉप प्लांट है जिसके अंदर हेलियोट्रोपिज्म मोमेंट पाया जाता है, किसके, सनफ्लावर। ग्राउंडनट में तो जियोट्रोपिज्म पाया जाता है, दोनों में अंतर है। हेलियोट्रोपिज्म यानी हेलियो यानी सन की ओर, जियोट्रोपिज्म यानी ग्राउंड की ओर। ढेचा के अंदर नहीं पाया जाता है, फोटो पीरियड इनसेंसिटिव होता है ढेचा, सेंसिटिव होता है लेकिन उसकी एक वेराइटी होती है TFR1 करके जो कि इनसेंसिटिव वेराइटी है, ढेचा में नहीं होता है। हाँ सोरगम एंड परमलेट, PM का मतलब परमलेट नहीं होता है यार, नहीं 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 है। कॉटन का 0.75, कॉटन की वाटर रिक्वायरमेंट कितनी होती है, 700 से 1300। चलिए बढ़िया, MM हेक्टेयर MM। RM का मतलब रैप्सिड एंड मस्टर्ड, रैप्सिड एंड मस्टर्ड। ग्राउंडनट एंड लेग्यूम्स, सेफ्लावर के अंदर 0.4। एक पॉइंट और याद रखना है, ऑल पल्सेस आर लेग्यूम बट ऑल लेग्यूम्स आर नॉट पल्सेस। ये चीज सही है, सही है क्या, ऑल लेग्यूम्स, ऑल पल्सेस आर लेग्यूम्स बट ऑल लेग्यूम्स आर नॉट पल्सेस, कथन सही है, सही है भाई। सभी दलहनी फसलें क्या होती है, लेग्यूम से बिलोंग करती है, लेकिन सभी लेग्यूम जो है वो दलहनी नहीं होती है। जिस तरीके से सोयाबीन और ग्राउंडनट को देख लो, ये दोनों जो है आपकी लेगुनोसी फैमिलीज की है, लेकिन इनका हम दाल के रूप में यूज नहीं करते हैं, ठीक है। ऑल प्रोडक्टिव सॉइल जो है वो फर्टाइल होती है, सभी प्रोडक्टिव सॉइल क्या होती है, फर्टाइल होती है, लेकिन ऑल फर्टाइल सॉइल प्रोडक्टिव नहीं होती है। ये चीज क्लियर है, ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा, ऑल प्रोडक्टिव सॉइल इज फर्टाइल। चलिए देखो, प्रोडक्टिव का मतलब, प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि एक हेक्टेयर के अंदर कितना यील्ड हमें मिला है, ये क्या डिनोट करता है, प्रोडक्टिविटी को। फर्टिलिटी क्या डिनोट करती है, इंडेक्स ऑफ अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स को कौन बताता है, फर्टिलिटी बताता है। मान लीजिए कि हमारी सोइल के अंदर यील्ड अच्छा हुआ है, इसका मतलब हमारी सोइल कैसी थी, फर्टाइल थी, लेकिन ऑल फर्टाइल सोइल में नॉट बी प्रोडक्टिव, वो जो है प्रोडक्टिव नहीं हो सकती है। मान लीजिए हमारी सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट अच्छा था, न्यूट्रिएंट स्टेटस अच्छा था, लेकिन जब हमारी फसल पककर तैयार होने वाली थी उस टाइम पे बारिश हो गई या टिड्डी का अटैक हो गया, कुछ भी हो सकता है, यानी फिर हमारे पर केजी हेक्टेयर जो आने वाली यील्ड है वो तो आएगी नहीं, लेकिन हमारी सोइल फर्टाइल थी, इसलिए क्या कहा जाता है, ऑल प्रोडक्टिव सोइल आर फर्टाइल। लेकिन सभी फर्टाइल सोइल क्या नहीं होती है, प्रोडक्टिव नहीं होती है। ये चीज क्लियर है क्या। चलिए इसी तरीके से एक और होता है, अच्छा अगला पेज भी लिखना है क्या, चलो ये लिख लो। एक और पॉइंट मैं ऐसे बता देता हूं, तब तक आप लिखते हो सभी। लिखो लिखो ये, देखो हर्बिसाइड का नाम सुना है, हर्बिसाइड क्या होते हैं, ऐसे केमिकल जो हर्ब्स को किल करने का काम करेंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, हर्बिसाइड। अब हर्बिसाइड के अंदर भी आपने देखा होगा कि एक सेलेक्टिव होता है और एक नॉन सेलेक्टिव होता है। सेलेक्टिव का मतलब जो क्रॉप और वीड दोनों होंगे तो केवल क्रॉप को नहीं मारेगा और वीड को किल करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव हर्बिसाइड बोलते हैं। एक और टर्म होती है एक्टिविटी, क्या बोला जाता है, हर्बिसाइड
एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब होता है कि उसके अंदर एबिलिटी है कि वो किसी भी चीज को किल कर सकता है, ये क्या कहलाता है? हर्बिसाइड एक्टिविटी। ठीक है, इसके बाद में आता है हर्बिसाइड सेलेक्टिविटी। सेलेक्टिविटी का मतलब जो सेलेक्टेड होंगे उसी को किल करेगा। तो सभी सेलेक्टिव हर्बिसाइड को, सभी सेलेक्टिव हर्बिसाइड क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं। एक्टिव का मतलब उनके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो किल कर सकते हैं। लेकिन ऑल एक्टिव हर्बिसाइड में नॉट बी सेलेक्टिव, सभी एक्टिव हर्बिसाइड सेलेक्टिव नहीं होते हैं। ठीक है, ये कुछ टर्म्स है, कभी कभी पूछी जा सकती है। चलिए इसको लिखो, फिर हम यूज इफिशियंसीज वगैरह के बारे में बात करते हैं। हायर द रेशो लोअर द स्ट्रेस, है ना, या लो स्ट्रेस। हाँ कोई ना, लिखो फटाफट। एलपीएम वगैरह इसमें हो गया क्या कोर्स कंप्लीट तुम्हारा? हो गया, चलो बढ़िया है। याद हो गए हैं? एनिमल हस्बेंड्री 2-3 दिन पहले जरूर पढ़ के जाना है ना, एनिमल हस्बेंड्री तो जब एग्जाम हो उसके पहले। चलिए लिख लिया, लिखो। लिखा क्या? जिसका रेशियो हायर होगा उसका स्ट्रेस लो होगा। हाँ, स्ट्रेस मतलब, स्ट्रेस का मतलब तनाव, यानी मॉइस्चर की कमी। हाँ, आपने कभी देखा नहीं होगा कि राइस के फील्ड के अंदर मॉइस्चर की कमी रहती होगी, हमेशा जो है मॉइस्चर उसके अंदर मेंटेन रहता है, यानी उसका अंदर स्ट्रेस क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तनाव। स्ट्रेस का मतलब है कि किसी भी ग्रोथ फैक्टर का इफेक्ट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पर होना, वो कहलाता है स्ट्रेस। लिखा? चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं इफिशियंसी। इफिशियंसी, इफिशियंसी का मतलब क्या होता है? आपको इकोनॉमिक्स में बताया गया होगा कि एक प्रोडक्शन प्रोसेस होती है जिसमें हम इनपुट देते हैं और आउटपुट हमें मिलता है, ये प्रोडक्शन प्रोसेस होती है। इफिशियंसी का मतलब ये है कि मान लीजिए कि किसी भी प्रोसेस के अंदर हम कितना इनपुट दे रहे हैं और हमें कितना आउटपुट मिल रहा है, तो आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट, ये किसको डिनोट करता है? आपकी इफिशियंसी को डिनोट करता है। ये चीज़ क्लियर है? जैसे मान लीजिए फील्ड है, इस फील्ड के अंदर हमने 1000 mm वाटर का एप्लीकेशन किया और हमें 1 kg ड्राई मैटर मिला, तो हम क्या लिखेंगे? 1 kg डिवाइडेड बाई 1000 mm वाटर। ये वाटर की इफिशियंसी को डिनोट करता है। किसी भी प्रोसेस के अंदर हम कितना इनपुट दे रहे हैं और हमें कितना आउटपुट मिल रहा है, वो क्या कहलाता है? आपकी इफिशियंसी। तो इसको हम लिख सकते हैं आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट, इसे क्या कहा जाता है? आपकी इफिशियंसी कहा जाता है। ये चीज़ क्लियर है? इसके बाद में पीजी के सिलेबस के अंदर या किसी भी एग्रोनॉमी के अंदर जब आप वाटर मैनेजमेंट पढ़ते हो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं वाटर यूज इफिशियंसी। क्या कहा जाता है? वाटर यूज इफिशियंसी, जिसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? WUE लिखा जाता है। वाटर यूज इफिशियंसी का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए ये हमारा पर्टिकुलर फील्ड है, इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर जैसे ये ए फील्ड है और एक हम बात करते हैं ये क्या हमारा बी फील्ड है। इसके अंदर हमने मान लीजिए 10 mm का वाटर दिया और इसके अंदर भी हमने क्या दिया? 10 mm का वाटर दिया। लेकिन यहाँ पर होने वाली इल्ड जो है, मान लीजिए 5 kg निकली। कितनी निकली? 5 kg। यहाँ पर होने वाली इल्ड कितनी निकली? 10 kg निकली। कितनी निकली? 10 kg। हमने वाटर कितना दिया था? 10 mm। यहाँ भी कितना दिया था? 10 mm। मतलब हम मान लीजिए कि ये हमने क्या दिया? यूनिट अमाउंट ऑफ वाटर अप्लाई किया है, यूनिट अमाउंट ऑफ वाटर दिया है। या मान लीजिए इसको हम 1 लिख लें, में 1 mm वाटर दिया तो कितना मिला हमें? 5 kg। 1 mm दिया तो कितना मिला? 10 kg। किसके वाटर को यूज करने की इफिशियंसी ज़्यादा रही? ए की या बी की? बी की यूज इफिशियंसी क्या रही? ज़्यादा। यानी यहाँ पर सेम वाटर आपने दिया था, यूनिट अमाउंट ऑफ वाटर सेम दिया था, लेकिन प्रोडक्शन जो है, इल्ड जो है, वो दोनों की क्या निकली है? वेरी निकली है। ए की जो है 5 kg आई है, बी की कितनी आई है? 10 kg। तो किसने वाटर का यूटिलाइजेशन अच्छा किया? ए क्रॉप ने या बी क्रॉप ने? बी क्रॉप ने वाटर का यूटिलाइजेशन अच्छा किया। इस केजी को, ये केजी हमारे लिए क्या है? ड्राई मैटर है, या तो ड्राई मैटर लिख सकते हैं या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं? इल्ड लिख सकते हैं। ठीक है, और ये ड्राई मैटर हमें किस में मिला है? यूनिट अमाउंट ऑफ वाटर के एप्लीकेशन करने से मिला है। ठीक है, तो वाटर यूज इफिशियंसी क्या होता है? वाटर यूज इफिशियंसी इज द ड्राई मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट अमाउंट ऑफ वाटर यूज। ड्राई मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट अमाउंट ऑफ वाटर यूज,
या फिर किलोग्राम डायमीटर प्रोड्यूस पर यूनिट अमाउंट ऑफ वाटर यूज, इसे हम क्या बोलते हैं, वाटर यूज इफिशियंसी। इन दोनों के अंदर कंपेयर करते हैं तो किसकी वाटर यूज इफिशियंसी ज्यादा है, बी क्रॉप की वाटर यूज इफिशियंसी क्या है, ज्यादा है। हमेशा याद रखना है कि अमाउंट ऑफ वाटर क्या होगा, यूनिट में होगा, यानी एक इक्वल अमाउंट में होगा। दो क्रॉप के अंदर एक इक्वल अमाउंट का हम वाटर देते हैं तो कितना ड्राई मैटर प्रोड्यूस करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर यूज इफिशियंसी कहा जाता है। या किसी भी वाटर को यूज करने के बाद कितना यील्ड हमें मिल रहा है वो क्या कहलाता है, आपका वाटर यूज इफिशियंसी कहलाता है। ये चीज क्लियर है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं यील्ड और ड्राई मैटर प्रोड्यूस in per unit amount of water used, ठीक है। यील्ड और ड्राई मैटर प्रोड्यूस, और यील्ड और ड्राई मैटर जो होगा वो किस में प्रोड्यूस होगा, हमारे केजी के अंदर होगा। किस में होगा, केजी के अंदर, इन पर यूनिट अमाउंट ऑफ वाटर यूज। इसे हम क्या बोलते हैं, वाटर यूज इफिशियंसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वाटर यूज इफिशियंसी। अब ये वाटर यूज इफिशियंसी जो है हम इसको दो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक हो जाएगा क्रॉप वाटर यूज इफिशियंसी, क्या हो जाएगा, क्रॉप वाटर यूज इफिशियंसी। और सेकंड हो जाएगा आपका फील्ड वाटर यूज इफिशियंसी। यहां पर क्या लिखा हुआ है वर्ड, क्रॉप वाटर यूज इफिशियंसी। क्रॉप वाटर यूज इफिशियंसी का मतलब क्या है, जैसे कि हम फील्ड की बात करते हैं, इस फील्ड के अंदर क्रॉप क्या होती है, इट इज द ग्रुप ऑफ प्लांट विच इज कल्टिवेटेड बाय द फार्मर फॉर देयर इकोनॉमिक पर्पज, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी वाटर यूज इफिशियंसी की, क्रॉप वाटर यूज इफिशियंसी की। क्रॉप ने कितना वाटर यूज किया। जब भी हम क्रॉप के वाटर यूज की बात करते हैं तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, कंजप्टिव यूज करते हैं। और इस कंजप्टिव यूज के अंदर हम क्या चीजें इन्वॉल्व करते हैं, ईटी प्लस आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को क्या करते हैं, यहां पर इन्वॉल्व करते हैं। लगभग 99% जो है आपका क्या होता है, ईटी होता है। लेस देन 1% या 1% क्या होता है आपका, मेटाबॉलिक एक्टिविटी। या तो हम कंजप्टिव यूज लिख सकते हैं या फिर उसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, ईटी लिख सकते हैं। तो किसी पर्टिकुलर क्रॉप के अंदर जो है वो कितना ईटी लॉस हुआ है और उस ईटी लॉस होने के बाद हमें कितनी यील्ड मिली है, इसे हम क्या बोलते हैं, आपका क्रॉप वाटर यूज इफिशियंसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रॉप वाटर यूज इफिशियंसी कहा जाता है। अमाउंट ऑफ वाटर यूज इन द इयोपोट्रांसपिरेशन, अमाउंट ऑफ वाटर यूज या फिर यील्ड प्रोड्यूस पर यूनिट अमाउंट ऑफ वाटर यूज इन इयोपोट्रांसपिरेशन इज नोन एज क्रॉप वाटर यूज इफिशियंसी। किसी भी पर्टिकुलर क्रॉप के अंदर जो लॉसेस होते हैं वाटर का वो किसके रूप में होता है, ज्यादा से ज्यादा ईटी के रूप में। महज 1% या इससे कम किस में होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी। इन दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कंजप्टिव यूज लिख सकते हैं या फिर क्या लिख सकते हैं, ईटी लिख सकते हैं। यानी इसके जगह हम ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं या फिर ये भी लिख सकते हैं। ये चीज समझ में आई क्या, इसे हम क्या बोल रहे हैं, क्रॉप वाटर यूज इफिशियंसी कहा जाता है। ये चीज क्लियर है। इसके बाद मान लीजिए आपसे कहा जाए फील्ड वाटर यूज इफिशियंसी, क्या कहा जाए, फील्ड वाटर यूज इफिशियंसी। फील्ड वाटर यूज इफिशियंसी का मतलब है कि हमने इरिगेशन यहां पर दिया, वाटर का एप्लीकेशन यहां पर किया, तो कुछ वाटर तो जो है किसने यूज किया है, आपकी क्रॉप ने किया है। मान लीजिए इसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, ईटी यूज कर रहे हैं। लेकिन फील्ड के अंदर तो और भी लॉसेस हो सकते हैं, हो सकता है डीप परकोलेशन लॉसेस हो, क्या हो सकता है, डीप परकोलेशन लॉसेस हो सकते हैं। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, डीप परकोलेशन लॉसेस लिख सकते हैं। क्लियर है। इन दोनों के अंदर कितना वाटर खर्च हुआ और वाटर यूज होने के बाद में जो है कितना आपको यील्ड मिला, इसका रेशो आपको क्या कहलाता है, फील्ड वाटर यूज इफिशियंसी। यानी जहां भी वर्ड क्या लगेगा, फील्ड लगेगा, तो उसमें क्रॉप के साथ जो भी लॉसेस हो रखे हैं, डीप परकोलेशन लॉसेस हो रखे हैं, कन्वेंस लॉसेस हो रखे हैं, जो भी लॉसेस हो रखे हैं वो किस में आएगा, आपके फील्ड वाटर यूज इफिशियंसी के अंदर आएगा। ठीक है। तो यहां पर जो है हम ऐसा लिख सकते हैं कि एक है क्रॉप वाटर यूज इफिशियंसी, एक है फील्ड वाटर यूज इफिशियंसी। इन दोनों का आपसे फॉर्मूला पूछा जाता है तो इसका क्या हो जाएगा, एल डिवाइडेड बाई ईटी, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, एल डिवाइडेड बाई सीयू। सीयू का मतलब क्या है, कंजप्टिव यूज। ये चीज क्लियर है। इसके बाद में आता है फील्ड यूज इफिशियंसी। फील्ड यूज इफिशियंसी का मतलब क्या है, एल डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा आपका, ईटी प्लस डीप परकोलेशन लॉसेस, डीप परकोलेशन लॉसेस। ठीक है, डीप परकोलेशन लॉसेस। अब यूनिट की अगर हम बात करें तो यूनिट क्या हो सकती है इसकी, वाटर यूज इफिशियंसी की यूनिट क्या हो सकती है, बताइए। देखो यील्ड जो है वो किस में आएगा, केसी के अंदर आएगा, तो मैंने लिख दिया यहां पर केजी। ठीक है। इसके बाद में इयोपोट्रांसपिरेशन होगा, तो इयोपोट्रांसपिरेशन हेक्टेयर का हम लेंगे,
किसका लेंगे? हेक्टेयर का लेंगे। अब हेक्टेयर में 1 mm हुआ है, 2 mm हुआ है, कितना mm हुआ है, तो उसको हम लिख देंगे यहाँ पर mm। लेकिन जो ये केजी हमें मिल रहा है, ये किस में मिल रहा है? हमें हेक्टेयर में मिल रहा था, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? केजी पर हेक्टेयर mm। ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं। तो आपको जो है कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको यहाँ पर यूं भी मिल सकता है केजी पर हेक्टेयर पर mm, जो कि आपका क्या है? गलत है। आपका राइट क्या है? केजी पर हेक्टेयर mm है। ये कैसे आया? क्योंकि हमें 1 हेक्टेयर में कितनी इल्ड मिली है, इसलिए हमने क्या लिखा? केजी पर हेक्टेयर, और उसके अंदर कितना mm वाटर का लॉस हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है? mm लिखा है। यूनिट क्या हो जाएगी? केजी पर हेक्टेयर mm हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया क्या? ये है आपका वाटर यूज इफिशियंसी। इसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट 3 टेबल्स हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक वाटर रिक्वायरमेंट की टेबल, क्लियर है, एक IWCP रेशियो की टेबल, और एक थर्ड जो है आपकी वाटर यूज इफिशियंसी की टेबल। ठीक है, तो एक साइड हम लिख देते हैं वाटर यूज इफिशियंसी और एक साइड लिख देते हैं क्रॉप्स। सबसे ज्यादा वाटर यूज इफिशियंसी की अगर हम बात करें तो किस क्रॉप की होती है? बताओ। फिंगर मिलेट की होती है। किसकी होती है? फिंगर मिलेट, जिससे हम क्या बोलते हैं? रागी बोलते हैं, या इसे इसका नाम क्या है? एलुसिना कारकोना है। ठीक है, मिलेट्स के बारे में हम जरूर पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से एक नए क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, फिंगर मिलेट की कितनी होती है? 13.4 होती है। इसके बाद सेकंड नंबर पे क्या आता है आपका? वीट आता है, इसकी कितनी होती है? 12.6 होती है। थर्ड नंबर पर आता है आपका ग्राउंड नट, ग्राउंड नट की कितनी होती है? 9.2 होती है। फोर्थ नंबर पर आता है आपका सोरगम, ठीक है, इसकी कितनी होती है? 9.0। फिर फिफ्थ नंबर पर आती है मेज एंड पर्ल मिलेट, इसका कितना होता है? 8.0। ठीक है, इसके बाद में यदि हम बात करें 6 नंबर पर हम बात करें राइस की, तो राइस का कितना होता है? 3.7। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, फिंगर मिलेट की कितनी है? 13.4। वीट की कितनी है? 12.6। ग्राउंडनट की कितनी है? 9.2। सोरगम का कितना है? 9.0। मेज एंड परमलेट का कितना है? 8.0। राइस का कितना है? 3.6। इन यूनिट का मतलब क्या है? इन यूनिट का मतलब ये है केजी पर हेक्टेयर mm। इसका मतलब ये है कि यदि हम 1 mm वाटर का लॉस होता है तो कितना किलो यील्ड हमें मिल रहा है? 13.4 kg। कौन सी क्रॉप से मिल रहा है? फिंगर मिलेट से। वहीं यदि हम राइस के अंदर 1 mm का लॉस हो रहा है तो हमें कितना मिल रहा है? 3.7। यानी किसने वाटर का यूज एफिशिएंटली किया है? राइस ने किया या फिंगर मिलेट ने किया? फिंगर मिलेट ने किया। इसलिए फिंगर मिलेट की वाटर यूज एफिशिएंसी क्या है? हाईएस्ट होती है। एक और बार वाटर यूज एफिशिएंसी के अंदर ध्यान रखना है, इफिशियंसी का मतलब होता है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। आपने कितना इनपुट दिया और कितना आपको आउटपुट मिला है, वो क्या कहलाता है? इफिशियंसी। हम किसकी इफिशियंसी की बात कर रहे हैं? वाटर को यूज करने की इफिशियंसी। कितना वाटर आपने अप्लाई किया और उससे कितनी यील्ड आपको मिली, वो क्या कहलाता है? आपका वाटर यूज एफिशिएंसी। यील्ड और डायमीटर प्रोड्यूस इन केजी इन पर यूनिट अमाउंट ऑफ वाटर यूज, इसे हम क्या बोलते हैं? वाटर यूज इफिशियंसी। वाटर यूज इफिशियंसी कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, क्रॉप और फील्ड। क्रॉप के अंदर यील्ड डिवाइडेड बाय ईटी या यील्ड डिवाइडेड बाय कंजप्टिव यूज। फील्ड वाटर यूज इफिशियंसी के अंदर यील्ड डिवाइडेड बाय ईटी प्लस डी परकोलेशन लॉसेस, इसे हम क्या बोलते हैं? फील्ड वाटर यूज इफिशियंसी कहा जाता है। और लास्ट में जो है आपको ये सारी चीजें याद रखना है। क्लियर है? एक बार आप इसको लिखिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिखिए बाटी जी। वाटर यूज एफिशिएंसी के अंदर डब्ल्यू से इसको डिनोट करते हैं, यील्ड और डायमीटर प्रोड्यूस इन केजी इन पर यूनिट अमाउंट ऑफ वाटर यूज। कभी भी ध्यान रखना है, वाटर यूज एफिशिएंसी की अगर आगे डेफिनेशन में लिखा होगी 1 kg डायमीटर प्रोड्यूस पर यूनिट अमाउंट ऑफ वाटर यूज, ये डेफिनेशन गलत है। यहाँ पर 1 kg यानी नंबर तो आगे मेंशन होगा ही नहीं। यील्ड के लिए कोई आगे मेंशन आपको वर्ड नहीं मिलेगा, केवल क्या रहेगा? यील्ड या डायमीटर कितना प्रोड्यूस हो रहा है जब हम एक यूनिट अमाउंट ऑफ वाटर का यूज कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं वाटर यूज एफिशिएंसी। अगर डेफिनेशन में आगे लिखा रहे कि 1 kg डायमीटर प्रोड्यूस करने के लिए आपको कितना वाटर यूज कर रहे हो, उसको हम वाटर यूज एफिशिएंसी नहीं बोलेंगे। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। यील्ड और डायमीटर प्रोड्यूस, सिंपल यही आएगा, यील्ड और डायमीटर प्रोड्यूस पर यूनिट अमाउंट ऑफ वाटर यूज, इसे हम क्या बोलते हैं? वाटर यूज एफिशिएंसी कहा जाता है।
CU का मतलब क्या है? कंजप्टिव यूज। कंजप्टिव यूज का मतलब क्या होता है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी में कितना हुआ और एपोट्रांसपिरेशन में कितना हुआ, उन दोनों को हम क्या बोलते हैं? कंजप्टिव यूज कहा जाता है। लिखा क्या यहां तक? लिख लिया पीछे? लिखो लिखो। CU का मतलब है कंजप्टिव यूज। कंजप्टिव यूज क्या होता है? और ET प्लस एक्टिविटी में वर्ड को ध्यान से सुना। कंजक्टिव यूज क्या होता है? कंजक्टिव यूज क्या होता है? कंजप्टिव यूज तो होता है ET प्लस मेटाबॉलिक एक्टिविटी। कौन सा पानी? नहीं, ऐसे नहीं करते हैं, है ना? वेरी गुड। कंजक्टिव यूज। कंजक्टिव यूज का मतलब क्या होता है कि आप अगर पुअर वाटर आपके पास है जिसकी क्वालिटी खराब है, उस वाटर का यूज आप फ्रेश वाटर के साथ करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंजक्टिव यूज। कंजप्टिव अलग चीज है, कंजप्टिव अलग चीज है, कंजक्टिव अलग चीज है। एक होता है कंजप्टिव जो तो ये अपने नीचे पड़ा यूज ऑफ वाटर, वेरी गुड, और एक होता है कंजक्टिव यूज ऑफ वाटर। ठीक, इसमें जी आएगा, इसमें यू आएगा, वो बस। वाटर वाला ये वो। अरे कंज्यूम कर रहे हैं ना भाई, कंज्यूम जिसकी, कंज्यूम यानी उपभोग कर रहे हैं, तो वो कौन सा है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी और ET वाला है। कंजक्ट यानी जोड़ रहे, कंजक्शन आपने पढ़े होंगे इंग्लिश के अंदर, ठीक है, यानी पुअर को फ्रेश वाटर के, कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। हो सकता है एग्जाम में आपको कंजप्टिव यूज की जगह कंजक्टिव यूज ऑफ वाटर दिखाओ, ठीक है, ध्यान से पढ़ना है। क्या हुआ? संडे टेस्ट में आएगा, हाँ। लिख लिया यहां तक? चलो ये लिख लीजिए, क्रॉप्स और वाटर यूज एफिशिएंसी। ये वाला लिखने के बाद एक बार बताना अगर लिख लिया हो तो। सर आपने ये सिर्फ इस वीट का ही क्यों लिखा है? क्या चीज? ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज वीट किस लिए लिखा है? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो वीट से ही पूछे जाते हैं, वीट से पूछे जाते हैं। और फिर जब हम पर्टिकुलर क्रॉप पढ़ेंगे तो उसके, या फिर तुम लोग पढ़ोगे तो एक बार अपन हाईलाइट करके सारी ग्रोथ स्टेजेस के बारे में बात कर लेंगे, कौन सी जो है वो सेंसिटिव है। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो तो रेडी एंड रेडी के अंदर एक पेज बना हुआ है, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अधिकांश अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो CRI स्टेज से रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है, इसलिए उसको लिखा है, ठीक है। थोड़ा सा आपको इन 3-4 टेबल को याद करने में मुश्किल होगी। टेबल बना के जो है जहाँ आप पढ़ते हो उसके सामने चिपका लेना। रोजाना 2-2 चीज़ें याद रखो कि जैसे आज जो है वाटर यूज एफिशिएंसी याद कर रहे हो तो खाना जैसे सुबह उठते ही 2 डोज याद कर ली, ठीक है। फिर उसके बाद में खाना खा लिया या फिर और कुछ कर रहे हो तो फिर 2 डोज याद कर ली। फिर एक साथ इन चारों को याद रखो, ठीक है। शाम जैसे पढ़ रही है तो फिर 2 डोज याद कर ली, तो एक दिन के अंदर जो है खत्म हो जाएगा। वरना ये टेबल जो है ना एक साथ कभी याद नहीं होती किसी भी चीज़ के अंदर। चाहे आप एंटोमोलॉजी भी अगर पढ़ रहे हो तो कई सारे पेस्ट होते हैं, जैसे कि एंडेमिक, पैंडेमिक वगैरह, वो 2-3 चीज़ें होती है ना, एक साथ समझ में नहीं आती है, स्पोरेडिक वगैरह। तो रोजाना का थोड़ा थोड़ा डोज लिया करो, है ना। रोजाना की 1-1 डोज है।
रूम भर जाए। हमारे एक सीनियर थे गणपत लोहार करके, अभी तो ARO है, ठीक है, वो राजसमंद के रहने वाले थे और UG जो है RCA कॉलेज से हैं, MSc हरियाणा से हैं और PhD जो में IRI गए थे, ठीक है। उनका रूम अगर आप देखोगे ना, उनकी सबसे अच्छी आदत मेरे को ये लगती थी कि मान लीजिए उन्होंने कोई भी सोइल साइंस से थे, वो सोइल साइंस की कोई भी चीज़ उन्होंने पढ़ी, तो सोइल साइंस में टेबल्स वगैरह कई सारी चीज़ें आती है, मतलब बहुत आपके फैक्ट्स नुमा चीज़ें होती है जो आपको याद करना होता है। मिनरल से तो कई सारे मिनरल्स होते हैं, रॉक से तो अलग अलग होती है। तो वो क्या करते थे, जैसे कोई भी चीज़ पढ़ी है उसको A4 साइज़ का पेपर रहता था, रेड पेन से उसको लिख कर जो है चिपका दिया, पूरा रूम जो है भर देते, तो एक फीलिंग भी अच्छी आती है। आप देखना कभी भी करके, मेरी भी थोड़ी सी आदत है, जहाँ भी आप पढ़ो ना, मतलब उसको ऐसा रखो जैसे कि मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, कि जैसे आपने देखा होगा महिलाएं जो होती है गांव में, अधिकतर घरों में क्या होता है कि जहाँ पर उनके सास संवरने वाली जो जगह होती है ना, उसको बड़े अच्छे से क्लीन करके वो रखते हैं, ठीक है। कम से कम आपकी जो टेबल है ना जहाँ आप पढ़ते हो, वो तो इतनी सुंदर होना चाहिए कि बाहर से अगर कोई आए ना तो उस पर एक बार बैठने की इच्छा करे कि नहीं यार मेरे को यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। मार्केट में जाके 2-3 इंडोर प्लांट्स लेके आ जाओ, यहाँ नहीं मिले तो RCA कॉलेज में से लेके आ जाओ। रूम मतलब एकदम व्यवस्थित रखो, जहाँ आप पढ़ रहे हो उस पर पैसा खर्च करो, उससे क्या होगा, एक पॉजिटिव वाइब्स आपके आएगी, ठीक है, आपकी पढ़ने की इच्छा होगी। अब आपने क्या कर रखा है, टेबल पे टिफिन रख रखा है, उसी पे सारी चीज़, तो वो चीज़ें नहीं होती है ना। कभी भी आप पढ़ो, कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जो फैक्ट नुमा होती है, वो कभी किसी को याद नहीं होती, सबके लिए नहीं होती है। सबसे अच्छी चीज़ है A4 साइज़ के पेपर पे छोटे छोटे टुकड़े बना लो और उनको चिपका के जो है रख लो, या जेब में रख के लेके आ गए। भाटी जी से बात करने से अच्छा है कि उसको पढ़ के देख लो एक बार, जैसे भाटी जी आए वापस अंदर रख लो, मन में चलने रहे, ये चीज़ें होती है याद करने का, है ना। मोबाइल है आपके पास में, आपको मान लो कोई चीज़ याद नहीं हो रही, ठीक है, तो उसमें रिकॉर्ड कर लिया जब कोई रूम में नहीं हो, और जब अपना रूम पार्टनर वापस आए तो ईयरफोन लगा के वापस सुनते रहो उस चीज़ को, है ना। पढ़ने वाले के पास कई सारी चीज़ें हैं, ठीक। चलिए यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक चीज़ मैंने आपको लिखा है, 3 चीज़ें एक बार समझने की कोशिश करना। किलोग्राम ऑफ वाटर, यानी यूनिट तीनों प्लांट्स के लिए सेम है, क्रेम के लिए, C4 के लिए, C3 के लिए, तीनों के लिए सेम है। कितना वाटर दे रहे हैं, 1 kg। देखो kg वाटर में नहीं दिया जाता है, हमेशा लीटर में दिया जाता है, लेकिन साइंटिस्टों ने जो है इसको kg में मेंशन किया है, यानी यहाँ पर 1 लीटर वाटर ही हम दे रहे हैं। 1 लीटर वाटर केम प्लांट्स को अगर हम देते हैं तो कितना डायमीटर हमें मिलता है, 20 ग्राम। केम प्लांट का एग्जाम्पल क्या है आपका, पाइनएप्पल। C4 प्लांट को 1 लीटर वाटर या 1 kg वाटर देते हैं तो कितना मिलता है, 3 से 5 ग्राम। और वहीं C3 को देते हैं तो कितना मिलता है, 2 से 3 ग्राम। यदि मैं यहाँ पर बात करूँ वाटर यूज इफिशियंसी, कौन से प्लांट्स की सबसे ज़्यादा होती है, केम की, फिर किसकी होती है, C4 की, फिर किसकी होती है, C3 की। C4 और C3 में किसकी वाटर यूज इफिशियंसी ज़्यादा होती है, C4 की ज़्यादा होती है। ये चीज़ क्लियर है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 किलोग्राम वाटर का एप्लीकेशन करने पर C3 के अंदर कितना डायमीटर बनता है, तो कितना बनता है, 2 से 3 ग्राम। C4 के अंदर कितना बनता है, 3 से 5 ग्राम। पाइनएप्पल के अंदर कितना बनता है, 20 ग्राम। पाइनएप्पल की जगह जो है यहाँ पर सीसेल भी आ सकता है, सीसेल, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि सोरगम के अंदर 1 किलोग्राम वाटर का हम एप्लीकेशन करते हैं तो हमें कितना डायमीटर मिलता है, 3 से 5। पेनिकम के अंदर 1 किलोग्राम वाटर एप्लीकेशन करते हैं तो 3 से 5। एमरंथस के अंदर करते हैं तो, नेपियर के अंदर करते हैं तो, शुगर केन के अंदर करते हैं तो, व्हीट के अंदर करते हैं तो 2 से 3। चलो ठीक है ना। चलिए इसके बाद में आप लिख लेना, इसको आगे लिख लेना, एक बार हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। इसके बाद में कुछ इफिशियंसीज हैं, लिख रहे हो क्या, लिख लो, चलो लिख लो। अच्छा क्वेश्चन है, चलो। समझ रहे हो, हैं? चलो और जहाँ तक मुझे लगता है कि पीजी के अंदर जब आप पढ़ाई करते हो तो लगभग 10-11 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। और आपके साथ भी होगा कि एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो दूसरा निकलता जाता है, ठीक। तो आप कॉम्बिनेशन बना के पढ़ा करो। जैसे एग्रोनॉमी चल रही है अभी, तो एग्रोनॉमी को एक एक्सटेंशन उठा लिया, एक जो है थोड़ा सा प्लांट ब्रीडिंग का कोई भी, या तो ब्रीडिंग ले ली, जेनेटिक्स ले लिया, सीड टेक ले लिया, या फिजियोलॉजी ले लिया, चारों में से एक ले लिया। एक एग्रोनॉमी चल रही है, एक एक्सटेंशन चल रही है, तीनों को साथ में पढ़ो। ऐसा नहीं कि एक टारगेट बना लिया कि 2 दिन के अंदर पूरा एक ही खत्म करना है, उससे कभी चीज़ें सफल नहीं होती है। मिक्स में पढ़ना मेरे, और सबकी अपनी अपनी कैचिंग पावर है। किसको कैसे, किसी को रात के बाद, सोने के बाद अच्छा लगता है पढ़ना, किसी को उठने से पहले अच्छा लगता है। क्यों भाटी जी, आपको दोनों में से कौन सा लगता है, सोने के बाद या उठने से पहले? सोने के बाद या उठने से पहले?
चलो खैर, मतलब रिमेंबर करने वाला टाइम। चलो लिखा। चलिए इसके बाद में राइस के अंदर 1 kg डायमीटर को प्रोड्यूस करने के लिए 1000 लीटर वाटर की आवश्यकता होती है, और कहीं ना कहीं आपको 5000 लीटर वाटर भी मिला है। ठीक है, इस दोनों में आप अभी के लिए 5000 लीटर ही याद करो। 1 kg डायमीटर को प्रोड्यूस करने में राइस के लिए जो है 5000 लीटर राइस के अंदर। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम कुछ और इफिशिएंसीज के बारे में बात करते हैं। क्या बाटी जी कुछ बोला क्या आपने इसको? चलिए एक सिंपल एग्जाम्पल समझना। मान लीजिए ये कोई ड्रम है। क्या है? ड्रम है। इसकी कैपेसिटी है टोटल कितनी? 1000 लीटर वाटर को स्टोर करने की। कितने लीटर वाटर को स्टोर करने की? 1000। और इसके यहाँ पर हमने लगा दिया क्या? एक होल लगा दिया या पाइप, नल लगा दिया, है ना? नल लगा दिया। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? वाटर को एक्सेस करते हैं। नल थोड़ा सा गलत वर्ड हो जाएगा, हम पाइप यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने लगा दिया। मान लीजिए जैसे आपने कभी गांव में देखा है टैंकर का नाम सुना है? टैंकर जिसकी कैपेसिटी होती है, मतलब कैसा होता है टैंकर? टैंकर जैसा, मतलब एक ट्रैक्टर लगा होता है और उस ट्रैक्टर से इस तरीके की स्ट्रक्चर बनी होती है, और इसके यहाँ पर जो है एक नल लगा हुआ रहता है, यही स्ट्रक्चर होती है। और नीचे जो है, नीचे का पानी इसी के अंदर जमा होता है, वो इसके नल के माध्यम से बाहर नहीं आता है। मान लीजिए इस टैंकर की जो कैपेसिटी है वो कितने लीटर की है? 1000 लीटर की। कितने लीटर की है? 1000 लीटर की। इस टैंकर में से अगर हम पानी निकालते हैं तो यहाँ पर जो है 100 लीटर पानी इस नल के नीचे ही जमा रहता है, जबकि 900 लीटर पानी कहाँ रहता है? इस नल के ऊपर रहता है। तो कितना पानी आप बाहर निकाल सकते हो? 900 लीटर। कितना? 900 लीटर। अब आपकी कार्य क्षमता पर निर्भर करता है कि आप 100 लीटर पानी को निकालने में सक्षम हो या नहीं। ठीक है, चलिए कितना लीटर वाटर निकला है बाहर? 900 लीटर। कोई भी जो स्ट्रक्चर होती है जो वाटर को स्टोर करती है, उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, रिसर्वोयर। क्या यूज करते हैं? रिसर्वोयर, या इसको कहा जाता है जलाशय। क्या कहा जाता है? जलाशय। ठीक है, मान लीजिए हम एक रिसर्वोयर मान रहे हैं, इसकी कैपेसिटी कितनी थी? 1000 लीटर थी, लेकिन इसने वाटर को जो डिस्चार्ज किया है वो डिस्चार्ज कितना किया है? 900 लीटर। कितना किया है? 900 लीटर। तो यहाँ पर एक इफिशियंसी आती है जिसको हम बोलते हैं रिसर्वोयर इफिशियंसी। क्या कहा जाता है? रिसर्वोयर इफिशियंसी। रिसर्वोयर इफिशियंसी का मतलब है कि इसके अंदर इनपुट कितना था? इनपुट कितना था? 1000 लीटर। इनपुट की जगह हम यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी भी यूज कर सकते हैं कि इसके अंदर टोटल स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है? 1000 लीटर, लेकिन इसने आउटपुट कितना दिया? केवल 900। यानी बाहर कितना निकाला? डिस्चार्ज कितना किया? केवल 900। जब आप इसको इंटू 100 कर दोगे तो यहाँ पर 90% जो आएगी आपकी क्या आ जाएगी? रिसर्वोयर इफिशियंसी आ जाएगी। ये चीज समझ में आई क्या? किसी भी रिसर्वोयर की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है और कितना वाटर वो डिस्चार्ज कर सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं? रिसर्वोयर इफिशियंसी कहा जाता है। यहाँ तक समझे? इसके बाद में ये वाटर आपने बाहर निकाल लिया, और इस वाटर को आपने जो अप्लाई करने वाले हो वो किसी फील्ड पर करने वाले हो। ठीक है, तो यहाँ से पानी आप जब निकाल रहे हो तो कहाँ पर लेके जाओगे? फील्ड पर लेकर जाओगे। किसी भी चीज को जब हम लेकर जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कन्वे करना। जैसे आपने कहा होगा कि भाई जीएल सर का मैसेज आता है, वो बोलते हैं कि सभी टीचिंग स्टाफ में इस मैसेज को कन्वे कर देना, जो भी उनके असिस्टेंट होंगे उनसे वो बोलते हैं, यानी इस मैसेज को लेके जाना है आपको। अब मान लो सर ने कहा है कि भाई नया साल है, सबको 1000 रुपया कुछ मिठाई के डिब्बे देने हैं, ठीक है, काजू कतली देने हैं, लेकिन सर ने मैसेज में थोड़ा सा गलती कर दिया और सबको जो है चूरमे के लड्डू या ऐसे बांट दिए। यानी हो सकता है कहीं ना कहीं कमी आ सकती है, यानी वहां से मैसेज क्या दिया था और लास्ट में जो है वो कितना पहुंचा है, उसमें कहीं ना कहीं वेरिएशन आ सकता है, जाहिर सी बात है। तो मान लीजिए यहाँ से हमने 900 लीटर वाटर जो है डिस्चार्ज किया था, लेकिन फील्ड पर पहुंचते पहुंचते ये केवल कितना पहुंचा है? 600 लीटर पहुंचा है। यानी यहाँ पर हम क्या कर रहे थे? इस वाटर का कन्वेंस कर रहे थे। क्या कर रहे थे? कन्वेंस कर रहे थे, या कन्वे जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर कन्वे करने में जो लॉसेस होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? कन्वेंस लॉसेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कन्वेंस लॉसेस। और इसकी जो इफिशियंसी निकल के आएगी वो क्या कहलाएगी? कन्वेंस इफिशियंसी कहलाएगी। और इफिशियंसी का मतलब क्या होता है कि आपने जो है कितना इनपुट दिया और कितना आउटपुट आया। तो डिस्चार्ज तो हमने कितना किया था? 900, लेकिन पहुंचा कितना? केवल 600। इंटू आप 100 कर दोगे तो क्या निकल जाएगा? कन्वेंस इफिशियंसी निकल जाएगा। निकाल सकते हो कि हमने कितना वाटर डिस्चार्ज किया था और कितना फील्ड पर पहुंचा, इन दोनों का रेशो क्या कहलाता है? आपकी कन्वेंस इफिशियंसी कहलाता है। क्या कहलाता है? कन्वेंस इफिशियंसी। यहां तक समझ में आया?
इसके बाद में एक और एग्जांपल हम समझते हैं। मान लीजिए हमने फील्ड पर, जब हम फील्ड की बात करते हैं तो ये हमारा फील्ड है, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि गांव में या कभी भी जब आप खेत पे गए होंगे तो एक मेन चैनल होता है, ठीक है। इस मेन चैनल से हम क्या करते हैं, फील्ड के अंदर वाटर देते हैं। तो फील्ड पर कितना लीटर वाटर आया था, 600 लीटर वाटर आया था। कितना आया था, 600 लीटर वाटर। लेकिन फील्ड के अंदर क्या होती हैं, क्रॉप प्लांट्स होते हैं, और क्रॉप प्लांट्स की रूट जोन होता है। उस रूट जोन में क्या होता है, वाटर स्टोरेज होता है। क्या स्टोरेज होता है, वाटर स्टोरेज होता है। यानी आपने फील्ड पर कितना अप्लाई किया था और कितना लीटर वाटर जो है क्रॉप के रूट जोन के अंदर स्टोर हुआ है। मान लीजिए पूरे क्रॉप रूट जोन के अंदर जो स्टोर हुआ है वो कितना हुआ है, केवल 400 लीटर हुआ है। कितना हुआ है, 400 लीटर। यानी यहां पर आपने क्या किया था, वाटर का एप्लीकेशन किया था। क्या किया था, वाटर का एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन यहां पर क्या होगी, एफिशिएंसीज होगी कि आपने फील्ड पर कितना अप्लाई किया और एक्चुअल में क्रॉप प्लांट के रूट जोन में कितना स्टोर हुआ। उन दोनों का रेशो क्या कहलाता है, आपकी एप्लीकेशन इफिशिएंसी कहलाता है। एप्लीकेशन इफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि आपने कितना वाटर अप्लाई किया था और कितना वाटर क्रॉप रूट जोन के अंदर स्टोर हुआ है। इन दोनों का रेशो क्या कहलाता है, एप्लीकेशन इफिशिएंसी कहलाता है। 3 चीजें अभी तक हमने बात किया है। फर्स्ट बात की रिजर्वोयर इफिशिएंसी, कि उसकी कैपेसिटी कितनी है स्टोर करने की और कितना वो डिस्चार्ज कर रहा है, उसे हम क्या बोल रहे हैं, रिजर्वोयर इफिशिएंसी। फिर रिजर्वोयर से या किसी पर्टिकुलर सोर्स ऑफ वाटर से या सोर्स ऑफ इरिगेशन वाटर से कितना डिस्चार्ज होता है और कितना फील्ड तक पहुंचता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेंस इफिशिएंसी। फील्ड पर हमने कितना अप्लाई किया और क्रॉप रूट जोन के अंदर कितना स्टोर हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन इफिशिएंसी। यहां तक 3 समझे क्या। एक बार पहले हम इन तीनों को ही लिखते हैं। इरिगेशन इफिशिएंसीज करके यहां पर वर्ड आता है, इरिगेशन इफिशिएंसीज। इरिगेशन इफिशिएंसीज के अंदर सबसे फर्स्ट है आपका रिजर्वोयर इफिशिएंसी। रिजर्वोयर इफिशिएंसी के अंदर हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, आपको केवल फॉर्मूलाज याद रखना है। स्टोरेज कैपेसिटी of a reservoir, discharge capacity of reservoir into 100, ठीक। सेकेंड हमारा हो जाएगा कन्वेंस इफिशिएंसी। कन्वेंस इफिशिएंसी, कन्वेंस इफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, discharge, amount of discharge water, amount of discharge water amount of water reached, amount of water reached at filled into 100। थर्ड जो है हमारा हो जाएगा एप्लीकेशन इफिशिएंसी। एप्लीकेशन इफिशिएंसी, एप्लीकेशन इफिशिएंसी बराबर अमाउंट ऑफ वाटर stored in crop root zone divided by amount of water applied at field into 100, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूलाज आपके क्लियर है क्या, रिजर्वोयर इफिशिएंसी क्या, हाँ यहाँ से इरिगेशन इफिशिएंसी, रिजर्वोयर इफिशिएंसी, डिस्चार्ज कैपेसिटी ऑफ रिजर्वोयर डिवाइडेड बाय स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ रिजर्व। ठीक, ये तीनों आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा 2 और होती है, एक स्टोरेज इफिशिएंसी होती है, स्टोरेज इफिशिएंसी होती है, और एक डिस्ट्रीब्यूशन इफिशिएंसी होती है। एक प्रोजेक्ट इफिशिएंसी होती है और एक ऑपरेशनल इफिशिएंसीज होती है। इन तीनों को लिखो एक बार आप।
कैपेसिटी ऑफ का क्या लिखा हुआ है? डिस्चार्ज कैपेसिटी ऑफ रिसर्वोयर, आर का मतलब रिसर्वोयर, ये वाला वर्ड। कभी भी आपको अगर याद भी नहीं आए कि यार ये एफिशिएंसी क्या होगी, आपको वर्ड पे जाना है, एप्लीकेशन एफिशिएंसी, यानी हमने फील्ड में कितना अप्लाई किया और कितना स्टोर हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन एफिशिएंसी। ठीक है, कन्वेंस एफिशिएंसी, रिसर्वोयर एफिशिएंसी। हो सकता है आपको एक थ्योरेटिकल रूप में डेफिनेशन बना के दिया जाए और पूछा जाए कि कौन सी एफिशिएंसी है। ठीक है, थोड़ा जल्दी लिखो इसको। एक होता है सोइल जोन डेप्थ और एक होता है रूट जोन डेप्थ, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? चलो एक बार लिखो पहले। अमाउंट ऑफ वाटर रिचार्ज, कहाँ पे? सेकंड वाला। अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज वाटर, हमने कितना वाटर जो है डिस्चार्ज किया था। ऊपर वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर रीच्ड एट फील्ड, कि फील्ड पर कितना पहुंचा, मतलब पहुंचना। पहुंचना, जहाँ ना पहुंचे रवि, वहाँ पहुंचे कवि। कवि। चलो, आप सुनते हो कवि सम्मेलन वगैरह? हैं, सुना है कभी? प्रतीक्षा जी नहीं सुना? आपके मारवाड़ के तो बहुत फेमस हैं, जानते हो कौन है? शैलेश जी, जिन्होंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा छोड़ दिया है, अभी छोड़ दिया ना। मारवाड़ी सब सर फेमस ही है। फेमस, ये भी सही बात है। संजीवनी कोऑपरेटिव जो सोसाइटी थी वो भी कहाँ की थी? मारवाड़ की थी। फेमस है, जानते हो किस लिए फेमस है? पैसा घोटाला करके उसके लिए। विक्रम सिंह जी गायब हो गए, गजेंद्र सिंह जी मंत्री बन गए। लिख लिया, चलिए। अरे उमर मैं मंत्री बनाने लग गया। अमाउंट ऑफ वाटर नीचे क्या है? वो मेरे को पता है। लाइक एट फील्ड। ये टेक्निक है, मारवाड़ के लोग जितने चालाक होते हैं उतने लोग कोई चालाक नहीं होते हैं। घोड़े आदमी का। चलो लिख लिया, मतलब इसके पीछे क्या रीज़न है इनका कि सर जैसे ही बताने लगेंगे मैं लिख लूँगा, है ना? चलो ये भी सही है। ठीक, दो चीज़ें होती हैं, एक स्टोरेज एफिशिएंसी के बारे में और हम बात चलो कल कर लेंगे। दो वर्ड है, एक है क्रॉप रूट जोन डेप्थ, एक होता है सोइल डेप्थ। दोनों में क्या डिफरेंस है? क्रॉप रूट जोन डेप्थ और सोइल डेप्थ। क्रॉप की जड़ें जहाँ तक गई हो। क्रॉप रूट जोन डेप्थ और सोइल डेप्थ। सोइल डेप्थ जहाँ तक वाटर गया है सोइल में। हार्ड लैंड जहाँ तक नहीं है। चलिए भाटी जी ने सही बताया, क्रॉप रूट जोन डेप्थ यानी सोइल की वो डेप्थ जहाँ तक क्रॉप की रूट्स क्या कर सकती है, पेनेट्रेट कर सकती है, उसको हम बोलते हैं क्रॉप रूट जोन डेप्थ। अरे भाई सही है ना, मैं क्या मना कर रहा हूँ, सही है। सोइल डेप्थ का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर उसकी सरफेस सोइल जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सोइल डेप्थ कहा जाता है। जनरली 15 सेंटीमीटर सोइल को हम क्या बोलते हैं, सोइल डेप्थ कहा जाता है। ये चीज़ क्लियर है, दोनों में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हम प्लोविंग डेप्थ रखते हैं वो किसके लिहाज से रखते हैं, वो रखते हैं हम क्रॉप रूट जोन डेप्थ को देखते हुए कि किसी पर्टिकुलर क्रॉप की रूट जोन डेप्थ कितनी है, कितनी मीटर गहराई तक या कितनी सेंटीमीटर गहराई तक वो जा सकता है। मैंने जब आपको टिलेज पढ़ाया था तो टिलेज में शायद मैंने बताया होगा आपको कि एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है क्रीडा, और क्रीडा जो है जिसकी स्थापना 1985 में हैदराबाद के अंदर होती है, और प्लोविंग डेप्थ को 3 तरीके से क्लासीफाई करता है, शैलो, मॉडरेट और डीप। कौन बताएगा कि शैलो डेप्थ कितनी होती है? एफ पड़ेगी ना, कितनी होती है? 10 से 15 मीटर, 5 to 10, वेरी गुड, 5 to 6 सेंटीमीटर। ठीक है। सेकंड, मॉडरेट की कितनी होती है? 15 से 20। और डेप्थ की कितनी होती है? डीप की कितनी होती है? 25 से 30 होती है। चलिए, मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट की जब हम बात करते हैं तो नॉर्मल मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट किसे कहा जाता है जिसमें डिफिशियंसी कितने % होना चाहिए? 25% से ज़्यादा कम। चलिए, उसके बाद मॉडरेट मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट किसे कहा जाता है? 25% से 50%। और सीवियर मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट कितना? मोर देन 50%, उसे क्या कहा जाता है आपका?
सीवियर मेटोलॉजिकल ड्रॉट कहा जाता है, यानी एवरेज एनुअल रेनफॉल में 25% का की कमी होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल मेटोलॉजिकल। 25% से ज़्यादा और 50% तक होती है तो मॉडरेट मेटोलॉजिकल ड्रॉट। सीवियर मेटोलॉजिकल ड्रॉट 50% से ज़्यादा होती है। आप लोग अगर हो सके, अगर आपकी इच्छा हो तो जैसे 7-8 चैप्टर हमने पढ़े, उनके अंदर पर्टिकुलर के अंदर कितनी टेबल्स है, देखो टेबल्स के अंदर एक नई क्वेश्चन आता है, सोइल साइंस के अंदर तो ज़्यादा है, ठीक है। तो उन टेबल्स को, जैसे आपने सुना होगा एसिड इक्विवेलेंट, बेसिक इक्विवेलेंट के बारे में, तो इन चीज़ों को आप याद रखो, ठीक है। न्यूट्रिएंट कंटेंट को याद रखो, पर्टिकुलर ये मेटोलॉजिकल ड्रॉट वगैरह हैं इनको याद रखो। तो छोटे छोटे पेपर्स के अंदर आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू, कल मिलते हैं वापस।